जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप एमसीक्यूज करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस एंड बिहार सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके लेवल का एमसीक्यूज करेंगे एंड पी वाई क्यूज भी देखेंगे दोस्तों। और एक बात समझना समझना दोस्तों, क्या है ना कि हम लोग इसके साथ थोड़ा थ्योरी टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे। मतलब अगर कोई एमसीक्यूज है उसका डिटेल्स में एनालिसिस भी करेंगे। एंड एंड तो आप लोग याद रखिएगा कि ना मुझको रोकिए ना नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, क्या होगा हार ही तो जाऊंगा, मेरा किस्मत अजमाने दीजिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्या है ना कि भारत में यूरोपियों का आगमन। तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था और प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा ही थे। तो 1498 में भाई पेन ले लेता हूँ। एंड वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री थे जिसने 1498 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अपनी यात्रा के दौरान वास्को डिगामा 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह जो केरल में है दोस्तों। एंड एंड सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन जो है ना आए थे, तो सबसे पहले जो है ना वो आए थे पुर्तगाली। एंड एंड थोड़ा क्या है ना कि हिंद चीन क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी 16वीं शताब्दी में आए थे। पुर्तगालियों के बाद अन्य यूरोपीय कंपनी जैसे डच आया, अंग्रेज आया, डेनिश आया तथा फ्रांसीसी के व्यापार के लिए भारत आए दोस्तों। एंड एंड हिंद चीन इंडो या चाइना क्षेत्र में वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कम्बोडिया को शामिल किया गया है। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि भारत के व्यापारिक संबंध किससे पहले, मतलब भारत के जो व्यापारिक संबंध थे ना, सबसे पहले किस यूरोपीय देश से था? तो पुर्तगाल। तो यूरोपीय वासियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए और भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया और उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसियों ने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए दोस्तों। एंड अब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो फर्स्ट क्या है ना भाई कि पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार करने के श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है दोस्तों। उसी ने बीजापुर के आदिल शाह ही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। तो गोवा के जो सुल्तान थे आदिल शाही, उनसे गोवा जीत लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक थे। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है 248 कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे ना वो गोवा को राजधानी बनाए थे पुर्तगाल के। मतलब जो है ना भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी बनाए थे कहाँ? तो गोवा में। तो ये देखो क्या है ना कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। एंड इसके बाद ही तो अल्बुकर्क था भाई। तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा जो था ना वो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। एंड यहाँ पे देख लो क्या था भाई कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल की नीति अपनाई थी। इसने वर्ष 1509 में संयुक्त मुस्लिम बड़े बेड़े को पराजित किया था और अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क जो है ना पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किए गए थे और इसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो एक था नुनहा द कुना। फर्स्ट कौन था भाई? तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा। डी कौन था? अल्मेडा था। एंड सेकेंड अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क बुकर्क। एंड थर्ड था नुनहा द कुना। नुना नुनहा द कुना था। एंड तो ये रहा ना कि निम्न में कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? तो रेड ड्रैगन तो है ही है। तो क्या है भाई? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था।
जहाज हेनरी मिडिल्टन के देख-रेख में ईस्ट इंडीज़ की यात्रा पर निकला था और हेक्टर एक अन्य अंग्रेज़ी जहाज था जो 16वीं शताब्दी में ईस्वी में भारत आया। इस जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस था। एंड वास्को डी गामा भारत की खोज 1498 में किया था। एंड दोस्तों केप ऑफ गुड होप तो जानवे करते हैं। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल के। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मराठों का उदय एवं विकास। तो दोस्तों अब हम लोग सेकंड चैप्टर मराठों का राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मराठास, तो मराठों का उदय एवं विकास जानेंगे। तो मराठों का उदय एवं विकास में लगभग जो है ना दोस्तों वो 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो थ्योरी है ना वो बहुत जो है ना इससे लगभग 20 क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग थ्योरी कर लेते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व ताराबाई के पास था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 के फारस के राजघराने की दिलराशा बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ और आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि जो है ना 31 जुलाई 1658 को करवाया। भाई छोड़ो, उसके बाद बताएंगे। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में दूसरी बार अभिषेक करवाया। याद रखना क्या बात है ना कि औरंगजेब के गुरु जो है ना मीर मोहम्मद हकीम थे। एंड देखो हम लोग याद रखना है ना किस चीज़ के बारे में कि औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो ताराबाई के पास था दोस्तों, ताराबाई। एंड शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो औरंगजेब ने तो शिवाजी को कैद कर लिया था। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी को शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह के बीच हुई। संधि के बाद राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह की सुरक्षा गारंटी के उपरांत शिवाजी 1666 ईस्वी को आगरा दरबार में पहुंचे। इन्हें दरबार में 5000 के मनसबों की लाइन में खड़ा किया गया। इससे वो नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप औरंगजेब के कहने पर शिवाजी को जयपुर महल मतलब आगरा के महल में बंदी बना लिया गया दोस्तों, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। इसमें याद रखना कि शिवाजी को कैद किसने किया था, तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। एंड शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो क्या है ना भाई कि पुरंदर दुर्ग का विजय, फिर सूरत की पहली लूटमार, शिवाजी के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। 1627 ईस्वी सिसोदिया पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। एंड सिवनेर देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है, याद रखने वाली चीज़ क्या है ना भाई कि कर्नाटक का आक्रमण जो हुआ था, उसके बाद पुरंदर जो है ना दुर्गा पर विजय, एंड फिर सूरत की पहली लूटमार, फिर राजा अभिषेक हुआ था। एंड 266 देखते हैं क्या है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो रायगढ़। मराठा शासक जो है छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ जिला मुंबई के दक्षिण में स्थित है। बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की राजधानी सतारा रही। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी। एंड निम्नलिखित में पेशवाओं में नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था भाई, तो बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो थे ना वो नाना साहिब के रूप में जो थे वो लोकप्रिय थे। एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा देखते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध इंडिपेंडेंट स्टेट कौन कौन है, तो मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, अवध हो गया। थोड़ा आप लोग वेट करिए और लंबा सांस लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका अधिकार था, तो शाह आलम का। क्या है ना कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर शाह आलम का शासन था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब मीर कासिम और
शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था दोस्तों। तो इसमें क्या पूछने वाली बात है ना भाई कि बक्सर के युद्ध ब्रिटिश सेना और अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था दोस्तों, लेकिन ब्रिटिशों ने जीत लिया था और शाह आलम ने हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं भाई कि पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय जो हुआ था 50 में हुआ था। तो पंजाब राज्य का ब्रिटिश राज 1849 में द्वितीय युद्ध में सिखों की हार के परिणाम स्वरूप हुआ था। उस समय जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी। तो ब्रिटिश साम्राज्य 1849 में हुआ था। क्यों हुआ था भाई? क्योंकि जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था ना, उसमें सिख हार गए थे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे भाई 1849 में। एंड अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि जो था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला नहीं याद रखना, सिराजुद्दौला। तो अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में हुई थी, मतलब प्लासी का युद्ध में। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करना था। खासकर प्लासी के युद्ध के बाद इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। तो और इसके बाद ही तो मतलब प्लासी की युद्ध हारा ना भाई, तब तो अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। एंड इसमें जो था ना, ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन दोस्तों समय बीतता गया। 1799 में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया, मतलब राजा किसे बनाया गया? तो चतुर्थ क्या है ना, कृष्णराज तृतीय। एंड क्या है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1798 से 99 के दौरान हुआ था। और दौरान टीपू जो है ना वो मारा गया था। टीपू के मौत के बाद अंग्रेज़ों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दिए थे। तो 1799 में 98 से 99 तक चला फोर्थ आंग्ल मैसूर वार। इसमें टीपू का मृत्यु हो गया था। एंड कृष्णराज तृतीय ने, अंग्रेज ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया था। लेकिन मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो थे ना वो मीर कासिम की। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। मीर कासिम अलीवर्दी खान के बाद, जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मीर कासिम वर्ष 1764 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें संयुक्त सेना पराजित हुई थी। इसमें तो ब्रिटिश ही जीता था। तो मुंगेर की जो निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की। एंड मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुंगेर में। एंड बक्सर का युद्ध जो था ना किस किस के बीच हुआ था? तो ये तो हम लोग बताइए किए भाई कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। तो बक्सर का युद्ध जो था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम क्या किया? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मगध का शाह आलम द्वितीय, मुगल का शाह आलम द्वितीय एंड बंगाल का मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई थी और भारत वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। एंड नेक्स्ट 1765 के बाद, मतलब 64 के बाद आते हैं भाई। तो दोस्तों अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो क्या था ना ये कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। कब? 1632 में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 में।
एंड ये तो पता है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो प्लासी युद्ध के बाद 1757 के बाद सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। आखिर क्या है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। अलीनगर की संधि इंपॉर्टेंस तो लगता है ही, तब तो पूछ रहा है भाई बार बार। क्या है ना दोस्तों कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अंग्रेज़ों की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया। यह संधि अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद की गई थी। पुनः जो है ना अधिकार टैक्सेस। इस संधि के निम्नलिखित शर्त थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के आदेश पर व्यापार की समस्त सुविधा फिर से दे दी गई। नवाब को कलकत्ता पर कब्जे से हुई हानि का हर्जाना देना तय हुआ। कलकत्ता में सिक्के ढालने की अधिकार भी दे दिया गया। दोनों पक्षों ने आपस में शांति बनाए रखने की वादा भी किया था। इसमें जो अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को। एंड किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान मारा गया था भाई, तो चौथा जो युद्ध हुआ था ना भाई, ये है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो था ना, अंग्रेजों ने मराठों तथा हैदराबाद के निज़ाम की सहायता से टीपू को हराकर मार दिया गया। यह युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। टीपू मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था, जिसका जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था। इसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह थे। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय जो था ना, मतलब जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिल रहा था ना, उस समय नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह थे। एंड थोड़ा हम लोग नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों कि प्लासी का युद्ध निम्न में किस जगह लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और जो ये युद्ध था ना, अगर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था तो वास्तविक है भाई, लाजमी है कि बंगाल में लड़ा जाएगा। एंड दोस्तों, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था, तो सर आइकर कूट को जो था ना, वो पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। एंड टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम में थी। तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान ने मैसूर पर 10 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया था मैसूर पे। एंड 4 मई 1799 को अपने गढ़ श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। हैदर अली के विपरीत टीपू सुल्तान को उपाधि धारण की तथा इसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं को चित्र तथा हिंदू शब्द की आकृतियाँ अंकित करवाया था। इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम ने की थी, उसका सदस्य भी बना था। एंड श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कितना में हुआ था भाई, तो 1792 में हुआ था। ये क्या है भाई, थोड़ा देख लो। व्हाट इज द संधि ऑफ श्रीरंगपट्टनम क्या है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने मराठों और हैदराबाद के निज़ामों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। 5 फरवरी 1792 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए विवश किया। 18 मार्च 1792 ईस्वी को टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा और अंग्रेज़ों और उसके सहयोगियों को देना पड़ा था। युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति के लिए भी देना होगा। दोस्तों सोचो क्या था भाई, ये सब पहले क्या क्या होता था, वो ये सब कौन किया करता था, बुलाओ ना अभी भाई, कहाँ है। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य बना था दोस्तों, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद रुहेल जो खंड था ना, वो स्वतंत्र राज्य बना था। एंड बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आखिर भाई व्हाट द डॉल जो है सिस्टम, डॉल सिस्टम क्या था भाई, तो भारत में द्वैत शासन प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। उसने सर्वप्रथम
1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के रिजल्ट क्या था? राज्य के विषयों की दीवानी और निजाम में विभाजित किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भर्तियों के माध्यम से करती थी, परंतु वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी, अर्थात नवाब के पास दायित्व था पर अधिकार नहीं थी, जबकि कंपनी के पास अधिकार थे पर कोई दायित्व नहीं था दोस्तों। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट मिलेंगे कॉलोनियल इकोनॉमी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के समय, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत की इकोनॉमी क्या था, एंड हम लोग ये भी देखेंगे। आखिर इसमें कितना क्वेश्चन है भाई, चलो हम लोग देख लेते हैं, अभी जस्ट देखते हैं, क्यों कल देखेंगे भाई, कल करो जो आज करो। तो फर्स्ट क्या है ना कि R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो महालवाड़ी व्यवस्था। तो R.M. बर्ड तथा जेम्स थॉमसन का संबंध महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व की वसूली महाल गाँव के समूह से की जाती थी। किसान अपना अपना हिस्सा अदा करते थे। यह व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू थी, महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें क्या था भाई आखिर महालवाड़ी में? तो क्या था ना कि इसके तहत भू राजस्व की वसूली, मतलब भूमि का जो रेवेन्यू था, टैक्स था, महाल गाँव के समूह से की जाती थी एंड किसान अपने अपना इसका हिस्सा अदा करते थे। तो मतलब गाँव का एक समूह है, तो वो गांव जो है ना 10 गांव है, तो वो सब मिलकर पैसा देते थे, मतलब महालवाड़ी व्यवस्था में। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडियज कंपनी। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, सी आंसर था। एंड अंग्रेजी सरकार द्वारा किस में सूती वस्त्रों का आयात पर कर हटा लिया गया था? अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर टैक्स जो था ना वो हटा लिया गया था? 1881 ईस्वी में। कि सूती वस्त्र पर टैक्स नहीं लगेगा। एंड गांधी जी द्वारा निम्न में कौन समाचार पत्र जो है ना 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 भाई ना। तो हम लोग कल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या भाई इसमें बहुत ज़्यादा थोड़े हैं, या आज ये भी ख़त्म कर दें? ये भी ख़त्म करते हैं दोस्तों, आज न्यूज़पेपर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट से 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, यह स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो पर चलिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पढ़ते हैं। आज क्या है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल नामक जो था ना वो अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। 280 देखते हैं, निम्न में कौन सा पुस्तक जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है? तो यंग इंडिया। एंड 281 क्या है कि गांधी जी द्वारा निम्न में कौन सा समाचार पत्र का शुरू किया गया था? यंग इंडिया। एंड दोस्तों भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था ना वो जे हिक्की ने प्रारंभ किया था, जे हिक्की ने। एंड निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है ना आरंभ किए थे। एंड समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से था? तो फारसी से था। एंड दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा युग जो है ना संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट ना कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी तो लिखे थे दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका एंड एनी बेसेंट ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये नहीं लिखे थे। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय लिखे थे। तो आइए देख लेते हैं कि संवाद कौमुदी किसने लिखे थे? राजा राम मोहन राय ने। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। एंड अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने। एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने लिखे थे दोस्तों। एंड दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो न्यू इंडियन ओपिनियन का। एंड महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने हरिजन जो है ना पत्रिका शुरू की। एंड दोस्तों थोड़ा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं आखिर क्या है, मतलब 30 तक ख़त्म कर देंगे भाई 30 मिनट में। फर्स्ट क्या है ना कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
अबुल कलाम आज़ाद द्वारा सन 1912 में कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। इस समाचार पत्र का लक्ष्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्द आदि पर जोर देने के साथ साथ ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता था। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। वह भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद वह रामपुर से सांसद चुने गए और वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी नियुक्त हुए थे। एंड मौलाना आज़ाद को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। एंड दोस्तों इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते समय दिल का दौरा पड़ने से हुआ था दोस्तों। एंड निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी द्वारा, तो यंग इंडिया तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। एंड इनकी कौन कौन मुख्य पुस्तकें हैं, तो हिंदू स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन आदि थे। एंड 281 किया है भाई कि गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया, तो महात्मा गांधी ने 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था, लेकिन यंग इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। एंड गांधी जी की अन्य पुस्तक हरिजन था, नवजीवन था, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आदि थे। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। एंड भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो J.A. हिक्की ने स्टार्ट किए थे। एंड भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवाइज़र था। निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन, तो ये तो हम कुछ थ्योरी ना पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन तो करवा ही दिए। तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया दोस्तों। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। GHTE गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश में। एंड नेक्स्ट क्या है ना भाई कि समाचार पत्र गुफ्तार बॉम्बे में संचालित होने वाला एक पेपर था जिसे 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र का संबंध पारसियों के सामाजिक सुधारों से था। एंड ये तो हम लोग कर ही नहीं है भाई। तो अब थोड़ा ये देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के दौरान 1904 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साप्ताहिक हिंदी, नवजीवन तथा हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। वर्ष 1921 ईस्वी में गांधी जी ने साप्ताहिक अखबार नवजीवन का प्रकाशन शुरू किया। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र था। 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अखबार के संपादक एवं प्रकाशक बिपिन चंद्र पाल थे। एंड दोस्तों टाइम बीतता है एंड आगे हम देखते हैं क्या है ना कि महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1933 ईस्वी में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापक रूप से जनता को शिक्षा देना, समाज की समस्याओं पर चर्चा करना और स्वराज के लिए लोगों को प्रेरित करना था दोस्तों। एंड 288 देखते हैं। 288 क्या है भाई? हाँ तो यहाँ यहीं तक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल से स्टार्ट करेंगे 1857 का विद्रोह, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति। तो बने रहना दोस्तों, मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि कमियां से ही जो है ना कमियां को दूर किया जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट आप लोग रेडी रहिएगा भाई 1857 के विद्रोह पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।